नमस्कार। आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 29 मार्च 2022 को द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित प्रमुख संपादकीयों और समाचारों का विश्लेषण करेंगे। आज की क्लास के प्रमुख विषय हैं बिम्स्टेक, इसके बाद में स्टार्टअप इंडिया पहल, फिर भारत योगदानकर्ता बनाम उपभोक्ता, इसको हम आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में देखेंगे। तत्पश्चात आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जो कि इन्हीं विषयों पर आधारित होंगे और इनके उत्तरों की संरचना भी देखेंगे। शुरुआत करते हैं। पहले विषय को पेज संख्या 8 से लिया गया है। इसे हम GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में जोड़कर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब एक तरफ दुनिया के अंदर में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, विश्व शांति खतरे में पड़ी हुई है, तब दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल के जो नेता हैं वो एक शिखर बैठक में भाग लेंगे और इसकी मेजबानी श्रीलंका के द्वारा की जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक एक ऐसा संगठन जिसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से की गई। शुरुआत में इसका नाम था बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, लेकिन समय के साथ इसमें नेपाल, भूटान, म्यांमार आदि देश भी जुड़ते हुए चले गए और ऐसे में जब 2004 में इसकी पहली बैठक का आयोजन किया गया, तब इसके नाम को बदल दिया गया और नया नाम अस्तित्व में आया, जिसे आज भी हम लोग देखते हैं बिम्स्टेक के रूप में। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर इस मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो देश शामिल हैं, और आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि बंगाल की खाड़ी के अंदर में एक बहुत बड़ा तटीय क्षेत्र है और यहाँ पर इस तटीय क्षेत्र के साथ में जुड़ी हुई अनेकों समस्याएं भी हैं। यहाँ पर हम इन्हीं समस्याओं और इनके समाधानों पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। दरअसल स्टूडेंट्स, बंगाल की खाड़ी के अंदर में बंगाल की खाड़ी समुद्री संवाद को आरंभ किया गया। इसके अंदर में श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जैसे इंडोनेशिया है, यहाँ पर एक पर्यवेक्षक के रूप में इसके जो हित शामिल हैं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर शामिल हुआ। और आप इस बात पर भी ध्यान रखें कि बंगाल की खाड़ी समुद्री संवाद ये बिम्स्टेक के साथ में ही जुड़ करके काम करता है। अब यहाँ पर जो प्रतिनिधि शामिल हुए, इन्होंने इस विषय पर ध्यान दिया कि यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें अपने प्रयास तेज करने की आवश्यकता है। इसके अलावा वैज्ञानिक अनुसंधान और सबसे बड़ी समस्या के रूप में अवैध, असूचित और अनियमित, जिसको आप अंग्रेजी में देख सकते हैं इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड, मतलब IUU। ये एक प्रकार से मछली पकड़ने की ऐसी प्रक्रिया है जिस पर किसी का कोई बंधन नहीं है और ये नाम से भी स्पष्ट है। अब यहाँ पर ऐसे कई सारे पोत इस्तेमाल किए जाते हैं, नौकाएं इस्तेमाल की जाती हैं जिनके बारे में सरकारी तंत्र को कोई सूचना नहीं होती है। इस पर अंकुश लगाना ये एक बड़ा विषय है यहाँ पर। इसके साथ साथ में आप इस बात पर भी ध्यान रखें कि बंगाल की खाड़ी का जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है ये बहुत ही समृद्ध है। इसमें मैंग्रोव भी हैं, प्रवाल भित्तियां भी हैं, समुद्री घास के मैदान भी हैं। इसके अलावा समुद्री कछुओं के सामूहिक घोंसले के स्थल भी हैं, जिसमें एक बड़ा क्षेत्र तो भारत में ही स्थित है। उड़ीसा के क्षेत्र में हमारे गाहिर माथा का क्षेत्र हमारा। अब जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके आंकड़ों के साथ में इस तंत्र को जोड़िए। हमारे पास इस बात के आंकड़े हैं कि अगले 50 वर्षों में समुद्र का स्तर लगभग 0.5 मीटर तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने खुद भी ध्यान दिया हो तो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के अंदर में चक्रवाती तूफानों की संख्या में वृद्धि हुई है और इनकी तीव्रता में भी वृद्धि हुई है। पिछले 5 वर्षों में ही हम करीब 13 चक्रवाती तूफानों को यहां देख चुके हैं। इस क्षेत्र के अंदर में एक बड़ी आबादी भी निवास करती है। अगर हम संख्या की दृष्टि से देखें तो करीब 185 मिलियन लोग यहाँ पर हैं, जिसमें एक बड़ी आबादी मछुआरों की है। अब यहीं पर कुछ आंकड़े आपके सामने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक
बंगाल की जो खाड़ी का क्षेत्र है ये एशिया प्रशांत के अंदर में IUU, जो कि मैंने अभी आपको बताया, इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड मछली पकड़ने का जो कार्य है उसका एक हॉटस्पॉट बन चुका है। अब ऐसे में इतने अधिक लोगों का जीवन, उनकी आजीविका के साधन इस क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की सुरक्षा करना और सबकी वृद्धि के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय बन जाता है। इसके साथ साथ जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ है, ऐसे में नदियों के माध्यम से हिंद महासागर के क्षेत्र से यहां पर बहुत सारे प्रदूषक पदार्थ एकत्र होना शुरू हो गए हैं, जिनकी वजह से कुछ ऐसे क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में विकसित हो गए हैं जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा लगभग शून्य है। ये बिल्कुल मृत क्षेत्र हैं। यहां पर समुद्री जीवन आपको देखने को ही नहीं मिलेगा और निश्चित रूप से ये समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा आतंकवाद, समुद्री डकैती, मछुआरों की गिरफ्तारी के कारण देशों के बीच जो तनाव उत्पन्न होता है, ये सब बड़े विषय हैं। अगर हम इस विषय को देखें तो भारत और श्रीलंका के बीच कई बार मछुआरों की गिरफ्तारी के कारण हमने तनाव को उभरते हुए देखा है। आखिर इन सब समस्याओं के समाधान क्या है? सबसे पहला विषय है क्षेत्रीय संपर्क को हम बढ़ाएं और बिम्स्टेक जो क्षेत्रीय संगठन है इसको हम आगे बढ़ाएं, इसको मजबूती प्रदान करें। और इसी के सहयोगी कार्यक्रमों के रूप में एक कार्यक्रम है हमारे पास में, बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम। ये एक प्रकार का अंतर सरकारी संगठन है, चेन्नई में स्थित है और बंगाल की खाड़ी में सतत मत्स्यन को बढ़ावा देने के लिए अच्छा कार्य कर रहा है। अब अगर आप इस शब्द को समझें तो इसका आशय यह हुआ कि इस क्षेत्र के अंदर में ऐसे लोग जिनका जीवन मछली पालन के ऊपर में, यहां पर मछलियों का शिकार करके उनका जीवन चलता है, तो उनको आजीविका के ऐसे साधन उपलब्ध कराना जो कि समय के साथ समाप्त ना हो बल्कि बने रहें और आगे बढ़ें। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से FAO, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करके आ भी चुके हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। अब इस संगठन ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF और अन्य संस्थाओं के माध्यम से वित्त पोषण का इंतजाम करके बंगाल की खाड़ी विशाल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात बे ऑफ बंगाल लार्ज मरीन इकोसिस्टम परियोजना को शुरू करने के प्रयास किए हैं। अब यहां पर बिम्स्टेक के नेताओं की जो बैठक होने जा रही है, इन नेताओं का दायित्व है कि इन दोनों कार्यक्रमों को वो नैतिक समर्थन प्रदान करें ताकि ये कार्यक्रम ठीक तरह से आगे बढ़ सके। इसके अलावा एक अंतरराष्ट्रीय पोत ट्रैकिंग प्रणाली को भी स्थापित कर सकते हैं, जिसके माध्यम से जहाजों के लिए स्वचालित पहचान प्रणाली से लैस होना अनिवार्य बना देना चाहिए। इससे होगा ये कि हम जहाजों की ट्रैकिंग कर पाएंगे, उनकी पहचान कर पाएंगे और ऐसे में जो अवैध रूप से फिशिंग की समस्या है हम उससे निजात पा सकते हैं। इसके अलावा आतंकवादी गतिविधियां, समुद्री डकैती, इन समस्याओं पर भी हम रोक लगाने में सफल हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक विरोधाभास की स्थिति है। यहाँ पर अधिकांश बिम्स्टेक देशों में प्रमुख संस्थान है, अच्छे वैज्ञानिक भी हैं, लेकिन यहाँ पर देखने को यह मिलता है कि इन देशों के संस्थान वैज्ञानिक पश्चिमी देशों के साथ में उनके संबंध अच्छे हैं, आंकड़ों का आदान प्रदान होता है, लेकिन आपस के अंदर में मतलब इस क्षेत्र के अंदर में जो देश हैं उनके आपसी जो संबंध हैं, जो आपस में बातचीत है, वो काफी कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको बढ़ाते हैं, आंकड़ों के आदान प्रदान को बढ़ाते हैं, तो एक दूसरे के शोध से, एक दूसरे के उपकरणों से, अनुभवों से लाभ उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा बिम्स्टेक में एक कमी और देखी गई है कि यहाँ पर जो नियमित सम्मेलन है उनका अभाव रहा है और ऐसे में इस शिखर सम्मेलन के द्वारा इस बात को तय करना चाहिए कि कम से कम अधिकारियों की नियमित बैठकें होती रहनी चाहिए और वैज्ञानिक विशेषज्ञ वो भी नियमित रूप से मिलते रहें, विचारों का आदान प्रदान करते रहें, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि इस क्षेत्र के सभी देशों का सर्वांगीण विकास हो सके। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इस समाचार का संबंध पेज संख्या 11 से है। इसे हम GS3 अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ करके देख सकते हैं और इसके माध्यम से
स्टार्टअप इंडिया पहल के बारे में चर्चा की गई है। आप यहां पर कुछ आंकड़े देखिए और फिर इन आंकड़ों के आधार पर क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं, इनके अंदर में क्या चुनौतियां निहित हैं, उनका समाधान क्या हो सकता है, इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि स्टार्टअप इंडिया पहल के अंदर में जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक स्टार्टअप लगाए गए उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली ये टॉप 3 में आपको दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में मुंबई, कर्नाटक में बेंगलुरु का क्षेत्र और दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र। आप देख सकते हैं यहां पर कि जो लोएस्ट में है मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम, लद्दाख, लक्षद्वीप। अब जरा आप समझिए कि अगर मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली एनसीआर में सबसे अधिक स्टार्टअप लगेंगे तो स्टार्टअप इंडिया पहल को शुरू करने का जो उद्देश्य था, कहीं ना कहीं वो उद्देश्य पिछड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। आइए जरा इस विषय को विस्तार से देखते हैं। दरअसल स्टूडेंट्स, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह सूचना दी कि स्टार्टअप इंडिया पोर्टल में 65,000 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हैं। ठीक है, इनमें से 40 ने पिछले 12 महीनों में यूनिकॉर्न। अब यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होता है, मैंने आपके लिए परिभाषा यहां पे दी हुई है। यह एक प्रकार का ऐसा स्टार्टअप होता है जिसका मूल्य $1 बिलियन से अधिक हो जाता है, अर्थात $1 अरब से अधिक। इसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। अब इनके मुताबिक पिछले 12 महीनों में ऐसे 40 स्टार्टअप आए हैं और अब इनकी कुल संख्या 90 हो गई है, जो कि इस बात को दिखाता है कि स्टार्टअप इंडिया पहल अच्छा कार्य कर रही है। इसके अलावा सूचना यह भी दी गई कि भारत अब वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे स्थान पर है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि नवाचार की संस्कृति भारत में तेजी से बढ़ रही है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उद्यमिता की जो ये संस्कृति है ये 3 बड़े शहरों के इर्द गिर्द ही सीमित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े भी इसी तरफ इशारा करते हैं। अब आप लोगों को यह पता होगा कि इस पहल को 2016 में आरंभ किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था कि सतत विकास की प्रक्रिया को भारत में तेजी से आगे बढ़ाएं और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। लेकिन जरा आप सोचिए कि अगर इस प्रकार से यहां पर यह असमान विकास हमको देखने को मिलेगा स्टार्टअप संस्कृति के अंदर में, तो निश्चित रूप से इसका जो उद्देश्य है सतत विकास का, सभी क्षेत्रों का विकास, बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन, लोगों का शहरी क्षेत्रों की तरफ जो पलायन है उसको कम करना, उसको रोकना, ये उद्देश्य पिछड़ेंगे। आखिर कारण क्या हो सकते हैं इसके? तो इसमें विशेषज्ञ कहते हैं कम प्रतिनिधित्व, जाति आधारित आर्थिक बहिष्कार, शहरी और ग्रामीण विभाजन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच की कमी और सीमित सामाजिक नेटवर्क जैसे कई कारक यहां पर हो सकते हैं जिनकी वजह से ये चीजें केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा संकेंद्रण रहेगा तो आर्थिक असमानता बढ़ेगी। इसके अलावा मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली एनसीआर में जो उद्योग स्थित हैं, अब यहां पर जो स्टार्टअप लगाए जाएंगे अधिकांशतः ऐसे ही स्टार्टअप होंगे जो कि पहले से चले आ रहे उद्योगों के साथ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए होंगे। तो ऐसे में जो दूसरे उद्योग हैं उनको मौका नहीं मिलेगा, दूसरे उद्योगों से जुड़े हुए उद्यमियों के उभरने में बाधाएं पैदा होंगी। इसके अलावा हमारे पास इस बात के भी आंकड़े हैं कि भारत के अंदर में जो निवेशक हैं, जो कि स्टार्टअप्स के अंदर में पैसा लगाते हैं, उनकी मदद करते हैं अवसंरचना के माध्यम से, धन के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से, तो ऐसे लोग भी इन्हीं 3 शहरों के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। ऐसे में हमें इस बात पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी स्टूडेंट्स कि हम इन संसाधनों को एक बड़ी आबादी तक पहुंचाने की कोशिश करें। यहां पर जरा आप कुछ आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। मसलन कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन, वानिकी, ऐसे जो कृषि आधारित स्वामित्व वाले उद्योग हैं, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की हिस्सेदारी अधिक थी। अब जरा समझिए, इसको जब और गहन तरीके से विश्लेषित किया गया तो ये बात उभर करके आई कि ऐसे उद्योगों के अंदर में ये लोग स्वयं कार्य कर रहे थे
किसी प्रकार के रोजगार का सृजन नहीं हुआ था। अब यहीं पर अर्थशास्त्री थोरस्टन बेक का वो विचार सामने आता है, जहां पर वो कहते हैं कि आवश्यकता आधारित या निर्वाह उद्यमिता उन व्यवसायों को संदर्भित करती है जो अनौपचारिक रूप से और स्वरोजगार के माध्यम से चलाए जाते हैं। अब इसका आशय यह हुआ कि ये स्वरोजगार तो हो गया, ठीक है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या था स्टार्टअप इंडिया को लाने का, कि रोजगार के अवसर पैदा करना। लेकिन इसमें रोजगार के अवसर कहां पैदा हुए, तो जो इसका अंतिम उद्देश्य है वो हमें पिछड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा प्रतिनिधित्व के स्तर पर हम जब महिलाओं के प्रतिनिधित्व को देखते हैं तो सरकार के द्वारा तो इस बारे में प्रयास किए गए हैं कि सिडबी के माध्यम से जो फंड ऑफ फंड्स बनाया गया है स्टार्टअप के लिए, उसमें 10% हिस्सा महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए आरक्षित किया गया है। और डीपीआईआईटी इसके आंकड़े ये कहते हैं कि 46% स्टार्टअप उद्योगों के अंदर में कम से कम एक महिला निदेशक हमने देखी। आरबीआई ने भी कुछ सर्वे करवाए, उन्होंने भी कहा कि 5.9% में महिला संस्थापक थी, 55.5% में विपरीत लिंग के लोग थे और 38.6% में पुरुष महिला दोनों की भागीदारी को हमने देखा संस्थापक के तौर पर। लेकिन अगर आप देखें तो यहां पर महिलाओं की भागीदारी को अभी और बढ़ाया जा सकता है, यह अभी संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। यहां पर विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जब स्टार्टअप इंडिया का एक्शन प्लान लाया गया तो इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर में कहीं पर भी जाति के आधार पर, जनजाति के आधार पर, सीमांत, स्वदेशी, सामाजिक समूह ऐसे शब्दों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, या इनके आधार पर किसी को वरीयता देना, किसी को वरीयता नहीं देना, ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। लेकिन स्टूडेंट्स, समझने वाली बात यह भी है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के अंदर में जाति के आधार पर, सामाजिक समूहों के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव हम देखते हैं। तो ऐसे में स्टार्टअप इंडिया का जो आइडिया है, ये जो पूरी योजना है, ये अपने अंतिम उद्देश्य को तभी प्राप्त कर पाएगी जब हम इससे जुड़ी हुई इन सामाजिक चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक रणनीति बनाएंगे, लोगों को इससे जोड़ेंगे, जागरूकता को फैलाएंगे, तभी हम इसमें सफल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इस समाचार को पेज संख्या 9 से लिया गया है, GS2 अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ में इसको हम जोड़ सकते हैं। समाचार है, मई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया गया था। अब जरा आप यहां पर देखें कि वर्तमान समय में हम रूस यूक्रेन युद्ध को देख रहे हैं। इसके अलावा कोविड-19 महामारी ने हम सभी को इस बात का एहसास कराया। इन दोनों घटनाओं के माध्यम से आप जोड़ करके देख सकते हैं कि पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है और अगर किसी भी देश के अंदर में कुछ नकारात्मक होता है तो उसके प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ते हैं। अब अगर आप हाल ही का उदाहरण देखें तो रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक असर हम देख रहे हैं। कोविड-19 महामारी के संदर्भ में आप इसको देख ही चुके हैं और अलग अलग समय में जो इसकी वेव्स आ रही हैं तब भी हम इसके असर देख रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर में और भारत के ऊपर भी। अब यहां पर कुछ लोगों के द्वारा यह कहा गया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो भारत को शेष विश्व से अलग कर देगा। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि भारत को केवल उपभोक्ता बनने के बजाय विश्व के संदर्भ में एक योगदानकर्ता की भूमिका निभाने के लिए प्रयास करने चाहिए। मतलब हम हमेशा केवल वस्तुएं खरीदे ही क्यों, हम वस्तुओं का निर्यात करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, निर्यातक के रूप में या योगदानकर्ता के रूप में उभर के सामने आए। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था कि संकीर्ण घरेलू दीवारों के पीछे रहना संभव नहीं है। दरअसल स्टूडेंट्स, आप जब आधुनिक भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो वहां पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बीच आप एक विषय पर काफी विचार विमर्श देखते हैं और वो विषय था राष्ट्रवाद का।
रविंद्रनाथ टैगोर अंतरराष्ट्रवाद में यकीन करते थे कि एक देश अकेले अस्तित्व में नहीं रह सकता है, उसे दुनिया के देशों के साथ मिलकर के कार्य करना पड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना चाहिए। और हम जब गांधी जी को देखते हैं तो वो कहते थे कि पहले हमारा अपना देश आता है और उसके बाद फिर शेष विश्व हमारे सामने आता है। खैर, ये एक अलग बहस है, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर का जो वसुधैव कुटुंबकम का विचार है, जो कि पहले से ही हम देश के अंदर में देखते चले आ रहे हैं उपनिषदों के काल से ही, उन्होंने इसी विचार को आगे बढ़ाया। हाल ही में एक पुस्तक आई, आत्मनिर्भर भारत एक जीवंत और मजबूत भारत। प्रसिद्ध विचारक गुरुमूर्ति जी और अरविंद गुप्ता ने इसको संपादित किया है और इन्होंने यहां पर इस बात को उभारा कि देखिए, भारत की जो आत्मनिर्भरता की संकल्पना है, यह पहला तो संरक्षणवादी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम केवल अपने देश के उद्योगों को ही संरक्षण प्रदान करेंगे, अन्य देशों के साथ हम व्यापार को हतोत्साहित करना शुरू कर देंगे, ये नहीं करना है। और न ही ये अलगाववादी है, बल्कि ये इस बात को संदर्भित करता है कि हम दुनिया के साथ अपनी शर्तों पर व्यवहार करना चाहते हैं। अब यहीं पर इस बात का संदर्भ भी दिया गया कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान गांधी जी के द्वारा स्वदेशी पर खूब बल दिया गया और वर्तमान समय में आत्मनिर्भर भारत 2022 में हमारा नया स्वदेशी आंदोलन है। लेकिन यहां पर हमें देश के अंदर की समस्याओं को भी देखना होगा। हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि भारत के अंदर में अलग अलग क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के लोगों की अपनी आकांक्षाएं हैं, हमें उनका सम्मान भी करना होगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र के अंदर भी हम इस बात को समझे कि राज्यों का विकास जो है वो असमान तरीके से ना हो। जैसे हमारे सामने विकास का द्रविड़ मॉडल आता है, जिसमें जो हमारे दक्षिण भारतीय राज्य हैं, हम उनके विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण विकास की प्रक्रिया को बनाने की एक कोशिश करते हैं। अब यहां पर यह बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी राजनीति में विविधता के बजाय एकता पर जोर देना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल अगर हम विकास के द्रविड़ मॉडल पर ध्यान दें तो आप इस बात को समझिए कि भारत के अंदर में अधिकांश उद्योग धंधे, व्यापारिक क्षेत्र, ये आपको दक्षिण भारत की तरफ या दक्कन के अंदर में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में विषय उभर करके ये आता है कि आखिर इन व्यापारिक गतिविधियों का लाभ जो प्राप्त होता है उसका बंटवारा किस प्रकार से किया जाए। अब इस विषय पर लगातार वाद विवाद हमारे सामने आते रहते हैं। एक विषय पर आप और ध्यान दें कि दक्षिण के अंदर में ही कावेरी जल विवाद या ऊर्जा के लिए कोयले का बंटवारा, अब दक्षिणी राज्यों के अंदर भी ये समस्याएं हैं। अगर आप उत्तर और दक्षिण के बीच में देखें तो हमने विकास के द्रविड़ मॉडल की बात कर ली, हम दक्षिणी राज्यों के अंदर में आ गए तो वहां पर भी संसाधनों के बंटवारे के विषय विद्यमान है। अर्थात आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ाते हुए हमें राष्ट्रीय एकता के विषयों पर भी ध्यान बराबर देना होगा। जैसे कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ राज्यों के अंदर में, खासतौर पर अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर में, इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि निजी क्षेत्र के अंदर में नौकरियों में आरक्षण प्रदान कर दिया जाए वहां के स्थानीय नागरिकों को। लेकिन अब ऐसे में देश के अंदर ही संसाधनों के बंटवारों को लेकर के सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा कि राष्ट्रीय पहचान आधुनिक राज्यों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और खासकर जब राज्यों को उदार लोकतांत्रिक राजनीतिक मूल्यों और विविध समुदायों के साझा अनुभवों के द्वारा बनाया गया हो। इस अभियान के माध्यम से रक्षा, मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन, कृषि, ग्रामीण शहरी विभाजन, अर्थव्यवस्था, शासन, संघवाद, इन सारे विषयों को संबोधित करने की कोशिश की गई है। जिन चुनौतियों की हमने बातें की उनके लिए यह कहा जा रहा है कि हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से हमारे अपने सभ्यतागत लोकाचार और मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा यह तरीका मानव केंद्रित तरीका है और इसके माध्यम से हम वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय विचार को पूरी दुनिया के सामने
आगे रखेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला समाचार पेज संख्या 1 और पेज संख्या 12 से लिया गया है। इसे हम GS2 राज व्यवस्था के साथ में जोड़ करके देख सकते हैं। समाचार है प्रोटेस्ट इन लोकसभा एज बिल इन्विसेजेस लिफ्टिंग बायोमेट्रिक्स ऑफ डिटेनीज। दरअसल यहां पर प्रयास जो किए जा रहे हैं, आप जरा उनको समझिए। लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 को पेश किया गया है। इसके माध्यम से कोशिश यह की जा रही है कि 1920 का जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट था उसको खत्म करके उसकी जगह पर एक नया कानून लाया जाए और नई तकनीक के मदद से जो अपराधी हैं या संभावित अपराधी हैं उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारियां एकत्र की जाए ताकि अपराध नियंत्रण की प्रक्रिया को हम और बेहतर बना सकें। अब इस नए बिल के माध्यम से इस बात की कोशिश की जा रही है कि सजा याफ्ता या आरोपी व्यक्ति की पहचान के लिए उसके जैविक सैंपल, व्यक्ति का फिंगरप्रिंट हो गया, फुटप्रिंट हो गए, पैरों के प्रिंट हो गए, आंखों की आयरिश आदि के नमूने हो गए, व्यक्ति की तस्वीर हो गई, जैविक सैंपल जिसमें खून का नमूना आदि भी शामिल होंगे, हस्ताक्षर आदि भी होंगे, इनको रखा जाएगा। इनके माध्यम से उस व्यक्ति की पहचान को सुनिश्चित किया जाएगा और इस तरह से जो भी आंकड़े एकत्र किए जाएंगे इन्हें 75 सालों तक रखा जा सकेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाइज्जत बरी हो जाता है तो ऐसे में यह बात भी कही जा रही है कि इन आंकड़ों को नष्ट कर दिया जाएगा। इन आंकड़ों को NCRB के डेटाबेस में रखा जाएगा, अर्थात राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इस डेटा को मेंटेन करेगा। यहां पर विपक्ष के द्वारा जो विषय उठाए जा रहे हैं वो विषय ये है कि इस जैविक जानकारी का संग्रह करके नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग, मस्तिष्क मानचित्रण भी किया जा सकता है और ये सीधे तौर पर संविधान के मूल अधिकारों में से एक अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन होगा। अब अनुच्छेद 20(3) क्या कहता है? अनुच्छेद 20 का उपभाग 3 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, खासतौर पर आपराधिक कृत्यों के अंदर में। इसके अलावा KS पुट्टास्वामी मामला जो कि निजता के अधिकार से संबंधित है, विपक्ष का यह भी कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का भी उल्लंघन करता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहां पर इस बात की कोई गारंटी नहीं दी गई है कि इस जानकारी का दुरुपयोग नहीं होगा। तो ऐसे में अगर सरकारी तंत्र इस प्रकार की संवेदनशील जानकारियों को एकत्र कर रहे हैं तो उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि इस शक्ति का दुरुपयोग ना हो, लोगों के निजता के मूल अधिकार का उल्लंघन ना हो और राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने के लिए यहां पर एक सख्त तंत्र को बनाया जाए। यहां पर इस बात के प्रावधान भी किए गए हैं कि मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को इन सारे सैंपल्स को देने का निर्देश दे सकता है। इसके अलावा पुलिस या जेल के अधिकारी भी व्यक्ति के संदर्भ में ऐसे सैंपल लेने का अधिकार रखते हैं। अगर कोई विरोध करता है या मना करता है तो जबरदस्ती भी ये सैंपल इकट्ठे किए जा सकते हैं। सरकार के तर्क मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से अपराध नियंत्रण की प्रक्रिया को और मजबूत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। दुनिया के कई देशों के अंदर में ये प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, तो हम भारत में भी इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रमुख विषय ध्यान देने योग्य है वो है निजता का अधिकार, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, और इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 20 उपभाग 3। अब यहाँ पर निश्चित रूप से आने वाले समय में ये बातें दर्शनीय होंगी कि आखिर जो संदेह हैं उनका समाधान किस प्रकार से किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इन्हीं समाचारों पर आधारित मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों की। पहला प्रश्न है पहले विषय से, बिम्स्टेक अपने सहयोगी संगठनों के माध्यम से क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ा सकता है, चर्चा कीजिए। 250 शब्द 15 अंक। आप इसकी भूमिका में सबसे पहले बिम्स्टेक का परिचय दीजिए, उसके बाद बिम्स्टेक से जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं उनकी चर्चा करें। फिर मैंने 3 बड़े सहयोगी संगठनों की बातें की थी, उनके बारे में बताएं, और जो वर्तमान बैठक होने जा रही है वहां पर कौन से कदम उठाए जा सकते हैं उनको बताएं। और अंत में
प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, स्टार्टअप इंडिया योजना में समावेशी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा कीजिए। 250 शब्द, 15 अंक। इसकी भूमिका को आप स्टार्टअप इंडिया योजना के परिचय से आरंभ करेंगे और मुख्य भाग की शुरुआत में ही आप बताएं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या था, और फिर आप जो नए आंकड़े हैं उनको रखें कि कैसे यहां पर हमें स्टार्टअप्स का एक संकेंद्रण देखने को मिल रहा है कुछ विशेष क्षेत्रों के अंदर में। अब इनकी वजह से जो चुनौतियां पैदा हो रही हैं उनको बताएं, इनके माध्यम से जो समस्याएं भविष्य में उभर करके और सामने आ सकती हैं उनका जिक्र करें, फिर जिन समाधानों की बात की थी हमने उनको बताएं सिडबी आदि के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से, और अंत में इस बात को बताएं कि स्टार्टअप इंडिया योजना अगर सफल होती है तो हम आत्मनिर्भर भारत के अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करने में सफल होंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंचते रहेंगे। अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। इस पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।